देहरादून में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक का हुआ आयोजन। सीएम धामी ने दिए एमओयू की ग्राउंडिंग तेज करने के निर्देश। साथ ही कहा, अगर किसी स्तर पर रुकावट आ रही है तो उसका तुरंत समाधान किया जाए। आम बजट पर बीजेपी की सकारात्मक प्रतिक्रिया। मनवीर सिंह चौहान बोले, बजट से उत्तराखंड को होगा फायदा, युवा, महिला और पर्यटन विकास पर होगा खास फोकस। अंकिता भंडारी मामले में सीबीआई जांच पर सियासत तेज। नवीन ठाकुर का कांग्रेस पर बड़ा हमला। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, सच्चाई सामने आ रही है और कांग्रेस के झूठ का पर्दाफाश हो चुका है। उत्तराखंड में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध को लेकर सियासत तेज। कांग्रेस प्रवक्ता शीशपाल बिष्ट ने सरकार की कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। बोले, महिलाओं की सुरक्षा में सरकार नाकाम। देहरादून में 5 दिनों में 3 युवतियों की हत्या से गरमाई राजनीति। कांग्रेस ने राज्य सरकार की कार्यप्रणाली और कानून व्यवस्था पर उठाए गंभीर सवाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टीवी इंडिया और मेरा नाम ऋतिक ठाकुर है। उत्तराखंड की कुछ बड़ी खबरों पर इस बुलेटिन में नजर डालेंगे। सबसे पहली खबर की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्ट समिट से जुड़े एमओयू और उनकी जमीनी प्रगति को लेकर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में अब तक हुए काम और उनमें आ रही दिक्कतों और आगे की रणनीति पर विस्तार से चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने साफ शब्दों में निर्देश दिए कि एमओयू को जमीन पर उतारने की रफ्तार अब तेज की जाए। उन्होंने यह भी कहा है कि किसी परियोजना में अगर किसी स्तर पर रुकावट आ रही है तो उसका तुरंत समाधान किया जाए। सीएम धामी ने स्पिरिचुअल जोन, आयुर्वेदिक एम्स और भराड़ीसैंण में मंदिर से जुड़े निर्माण कार्यों को प्राथमिकता देने की बात की और साथ ही उन्होंने कहा है कि हर संबंधित विभाग में एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाए ताकि एमओयू की लगातार निगरानी हो सके। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राज्य के सभी जिलों में हर महीने उद्योग मित्र समिति की बैठक होगी। इससे उद्योगों से जुड़े हुए मुद्दों का समाधान होगा और उद्योगों के लिए अनुकूल फैसले तेजी से लागू किए जाएंगे। आपको बता दें कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में कल 3,57,000 करोड़ रुपए से अधिक के 1,779 एमओयू हुए। इनमें से अब तक करीब 1,06,000 करोड़ रुपए के एमओयू जमीन पर उतर चुके हैं। तो उत्तराखंड के देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री धामी ने एमओयू की समीक्षा बैठक की और साथ ही साथ उन्होंने निर्देश दिए कि यहां पर कमेटी बनाई जाए जहां पर बैठ करके इन एमओयू की साफ तौर पर निगरानी हो। इसमें स्पिरिचुअल जोन, आयुर्वेदिक एम्स पर भी फोकस किया गया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। केंद्र सरकार के आम बजट को लेकर बीजेपी ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने बजट की तारीफ करते हुए कहा कि यह बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश को आगे ले जाने वाला है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया यह बजट विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को ध्यान में रखकर बनाया गया। इस बजट में युवाओं, महिलाओं, किसानों और गरीब वर्ग के लिए खास ध्यान दिया गया है और उनके लिए मजबूत योजनाएं रखी गई। मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि उत्तराखंड जैसे पर्यटन प्रदेश के लिए यह बजट बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। पहाड़ी इलाकों और छोटे पर्यटन स्थल को विकसित करने के लिए बजट में विशेष प्रावधान किए गए हैं, जिससे रोजगार बढ़ेगा और स्थानीय लोगों को लाभ मिलेगा। उन्होंने आपदा प्रबंधन और लखपति दीदी योजना का भी जिक्र किया। उनका कहना है कि इन योजनाओं से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का मौका मिलेगा और आपदा से निपटने की तैयारी और ज्यादा मजबूत होगी। बीजेपी नेता ने कहा है कि यह बजट साफ दिखता है, इसमें विकसित भारत के सपने में उत्तराखंड की एक अहम भूमिका है और प्रदेश तेजी से विकास की राह पर आगे बढ़ेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के मार्गदर्शन में केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के द्वारा जो आम बजट प्रस्तुत किया गया है,
वो जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का विकसित भारत का संकल्प है कि 2047 तक भारत विश्व का सबसे शक्तिशाली देश होगा, विकसित देश होगा, उसका एक रोड मैप है। और इसके तहत समाज के हर वर्ग के उत्थान के लिए प्राविधान किया गया है। हम युवाओं की बात करें, हम महिलाओं की बात करें, हम किसानों की बात करें, हम गरीबों की बात करें, हर वर्ग का इसमें ध्यान रखा गया है। उनके उत्थान के लिए इसमें बजट में प्राविधान। तो अंकिता भंडारी मामले में अब सीबीआई जांच को लेकर सियासत तेज हो गई है। सीबीआई द्वारा अज्ञात वीआईपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके ये जांच शुरू किए जाने पर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोल दिया। नवीन ठाकुर ने कहा कि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, सच्चाई सामने आ रही है और कांग्रेस के झूठ का पर्दा फाश हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने संवेदनशील मामले को लेकर प्रदेश में माहौल खराब करने और विकास को रोकने की कोशिश की। नवीन ठाकुर ने कहा कि अब जनता सब समझ चुकी है और इस अपराध के लिए कांग्रेस को कभी माफ नहीं करेगी। उन्होंने साफ कहा कि बीजेपी और राज्य सरकार पहले दिन से ही बेटी अंकिता और उसके परिवार के साथ खड़ी रही। वहीं नवीन ठाकुर ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तारीफ करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिवार की इच्छा के अनुसार कार्रवाई करके दिखाई। वहीं कांग्रेस ने इस मामले को केवल राजनीतिक फायदा लेने के लिए इस्तेमाल किया, ये बोला है। और उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बयानों का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस नेताओं ने सत्ता के लिए इस मामले को भुनाने की कोशिश की। अब जब सीबीआई जांच शुरू हो चुकी है और दिल्ली में एफआईआर दर्ज हुई है, तो कांग्रेस सच्चाई से डर रही है। कांग्रेस तो हताश है। कांग्रेस के झूठ का जो है पर्दाफाश हो चुका है और किस प्रकार कांग्रेस ने इस प्रदेश में अराजकता फैलाने की कोशिश की, प्रदेश के विकास को जो है अवरुद्ध करने की कोशिश कांग्रेस ने की। इस अपराध के लिए कांग्रेस को इस प्रदेश की जनता माफ नहीं करेगी। हम पहले दिन से ही बेटी अंकिता भंडारी के साथ हैं, हमारी सरकार साथ है और माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने जो उनके माता पिताजी ने चाहा वो किया और करके दिखाया। कांग्रेस ने जबरदस्ती जो है इस मामले को तूल देने की कोशिश की, राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश की। क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि उनके नेताओं के बयान आप सुनिए। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी ने स्पष्ट कहा कि जब तक हम सत्ता प्राप्त नहीं कर लेते तब तक अंकिता भंडारी मामले को हम लगातार उठाते रहे। आगे बढ़ेंगे। ये खबर देहरादून से है, जहां पर उत्तराखंड में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध को लेकर सियासत अब बहुत ज्यादा तेज हो चुकी है। लगातार यहां पर महिलाओं की हत्याओं पर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने अब बीजेपी सरकार को घेरा है। कांग्रेस प्रवक्ता शीशपाल बिष्ट ने राज्य की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि बीते कुछ दिनों में जिस तरह से महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़े हैं वो बेहद चिंताजनक है। दिन दहाड़े खुलेआम हत्याओं की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिससे आम जनता में डर का माहौल बन रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ चुकी है। उनका कहना है कि सरकार अपराध रोकने में पूरी तरह से नाकाम साबित हो रही है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सरकार के दावे सिर्फ कागजों तक सीमित रह गए। उन्होंने कहा कि लगातार हो रही इन घटनाओं से साफ है कि अपराधियों में कानून का डर खत्म हो चुका है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सख्त कदम उठाए जाएं और अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। कांग्रेस ने साफ कहा है कि अगर हालात ऐसे ही बने रहे तो जनता सरकार से सवाल पूछेगी और सड़कों पर उतरकर विरोध भी करेगी। राज्य में कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं है। चाहे रुड़की का मामला हो, चाहे कोटद्वार का मामला हो, चाहे ऋषिकेश का मामला हो, या प्रदेश के आप अन्य क्षेत्रों में जाकर के देख लिए, हर दिन जो है ताबड़तोड़ घटनाएं घट रही हैं और प्रशासन के कान पे जू नहीं रेंग रही है। प्रचंड बहुमत के नशे में जो है सरकार अंधी हो चुकी है। उसको कानून व्यवस्था की कोई फिक्र नहीं है, पुलिस की कोई जवाबदेही और जिम्मेदारी इस राज्य में नजर नहीं आ रही है। अपराधी खुलेआम दिन दहाड़े जो है बेटियों के गले रेत रहे हैं। इससे ज्यादा जो है अपराधियों को खुली छूट और क्या होगी। देहरादून में बीते 5 दिनों में 3 युवतियों की हत्या से प्रदेश की राजनीति गर्मा गई। इन घटनाओं के बाद मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने राज्य सरकार की कार्यप्रणाली और कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि उत्तराखंड पहले ही हिमालयी राज्यों में महिला अपराधों के मामलों में सबसे ऊपर रहा। अब लगातार दिन दहाड़े हो रही हत्याओं से ये साफ है कि अपराधियों के हौसले काफी बुलंद हैं। कांग्रेस का आरोप है कि अपराधी बिना किसी डर के वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। इससे ये सवाल उठता है कि या तो उन्हें सत्ता की सुरक्षा मिल रही है या फिर राज्य में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज बची ही नहीं।
उन्होंने कहा है कि महिला की सुरक्षा को लेकर सरकार की सोच और कामकाज दोनों ही कमजोर नजर आ रहे हैं। सरकार अपराध रोकने में पूरी तरह से नाकाम साबित हो रही है। साथ ही साथ उनका यह भी कहना है कि सरकार से वो अपील करते हैं कि हालात की गंभीरता को समझें और महिलाओं की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। साथ ही अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और कानून का डर पैदा करें ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। घटनाक्रम को जो पिछले 4-8 सालों से उत्तराखंड में घटित हो रहा है, एनसीआरबी का डेटा कह रहा है महिला अपराध में हमने 9 हिमालयी राज्यों को पछाड़ दिया। इसका श्रेय मैं भाजपा नेतृत्व को देना चाहती हूं। जिस तरह की भेदभाव वाली, समाज को बांटने वाली और नफरत की राजनीति वो कर रहे हैं, जिस तरह की सोच को वो थोप रहे हैं जनता के ऊपर, उससे जो है अपराधियों के मंसूबे बहुत मजबूत हो रहे हैं। यहां जिस तरह से संरक्षण प्राप्त हो रहा है अपराधियों को, कोई डर, कोई भय, कोई रसूख नहीं दिखाई पड़ता शासन प्रशासन का या कानूनी व्यवस्था का इन अपराधियों के दिल में। देहरादून जिले में जहां सारे मंत्री, संतरी, विधायक, सारे नेता, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, पुलिस के आला अधिकारी, सब लोग यहां पर जिनका आवाज। वहीं आगे बढ़ेंगे। अब कोटद्वार में एक दुकान के नाम को लेकर विवाद खड़ा हो गया। बजरंग दल ने आरोप लगाया है कि दुकानदार ने अपनी दुकान का नाम बाबा रखा है, जो कि हिंदू समुदाय की भावनाओं से जुड़ा है। बजरंग दल के कार्यकर्ता का कहना है कि वो हिंदू समुदाय की भावनाओं की रक्षा करना चाहते हैं। उन्होंने दुकानदार से कई बार अनुरोध किया कि वो अपनी दुकान का नाम बदले, लेकिन दुकानदार ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन का फैसला किया। उनका कहना है कि वो केवल अपनी बात करना चाहती हैं और किसी को परेशान करना नहीं चाहते। इस मामले में पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। बता दें कि ये विवाद अभी भी जारी है और लोगों की नजरें इस पर लगातार बनी हुई है कि आगे हो क्या रहा है। वहीं पुलिस का कहना है इस पर कि इस मामले की जांच लगातार जारी और कानून के अनुसार कार्रवाई भी की जाएगी। स्थानीय लोग भी देख रहे हैं कि कैसे इस विवाद का शांतिपूर्ण समाधान होगा और सभी पक्ष कानून का पालन करें। बजरंग दल की तरफ से नहीं करा गया था। बजरंग दल का एक अभियान है जिसका काम उसी का नाम। अगर उसके चलते कुछ कार्यकर्ता उनकी दुकान पर गए, आप बाबा नहीं हो, आपके धर्म में फकीर होते हैं, बाबा हिंदू धर्म में होते हैं। हमारे बाबा सिद्धबली बीट महाराज का मंदिर है, उस मंदिर के नाम से आप अपनी दुकान चला रहे थे। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने उनको सिर्फ इतना बोला था कि आप इस दुकान का नाम चेंज कर लीजिए। अगर आपके आधार कार्ड में भी अगर बाबा के नाम से कोई आईडी है तो आप चलाइए। अब आगे बढ़ेंगे। हरिद्वार की खबर का रुख करेंगे, जहां पर भारत माता मंदिर में 4 से 6 फरवरी तक एक बड़ा और खास आयोजन होने जा रहा है। इन 3 दिनों में राजनीतिक और आध्यात्मिक जगत की कई बड़ी हस्तियां एक साथ नजर आएंगी। यह आयोजन भारत माता मंदिर के पूर्व परमाध्यक्ष और निवर्तमान शंकराचार्य ब्रह्मलीन स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी की समाधि स्थल और उनकी मूर्ति के अनावरण को लेकर किया जा रहा है। इसे लेकर मंदिर परिसर में भव्य तैयारियां की जा रही हैं। इस कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव सहित कई केंद्रीय मंत्री, संत महात्मा और देश भर की जानी मानी शख्सियत यहां पर पहुंचेंगी। जूना पीठाधीश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी ने बताया है कि आयोजन 3 दिनों तक 2 सत्रों में होगा। कार्यक्रम के दौरान सांस्कृतिक प्रस्तुतियां होंगी और सनातन धर्म की वर्तमान स्थिति, देश के हालात और आध्यात्मिक मूल्यों पर चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा है कि इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य पूज्य स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी के विचारों और उनके संदेश को समाज और राष्ट्र तक पहुंचाना है। हमारे पूज्य गुरुदेव के समाधि मंदिर पर हम एकता का संदेश देने के लिए सभी विचारकों को, तत्ववेत्ता, मनीषी, दार्शनिकों को हमने आमंत्रित किया है। भारत के शीर्षस्थ धर्माचार्य यहाँ आ रहे हैं। हमने माननीय रक्षा मंत्री जी आदरणीय राजनाथ सिंह जी को आमंत्रित किया है। आदरणीय योगी जी यहाँ आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी, हमारे यहाँ के माननीय राज्यपाल और अलग अलग अनेक प्रदेशों के राज्यपाल यहाँ आ रहे हैं। पर एक सबसे बड़ा वैशिष्ट्य है कि अलग अलग क्षेत्रों के यहाँ अनेक कलाकार, विचारक, चित्रकार, साहित्यकार, अनेक लेखक और कई देशों के प्रतिभागी आ रहे हैं। यहाँ आप आंगन में देख रहे होंगे, इंग्लैंड से लोग दिख जाएंगे आपको। मैं देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हरिद्वार पहुंच चुके हैं। वो हरिद्वार के कनखल में हरिहर आश्रम में परिवार के साथ पहुंचे, जहां पर जूना पीठाधीश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी ने उनका स्वागत किया।
आज पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हरिद्वार के भूपतवाला क्षेत्र में होने वाले समाधि मंदिर मूर्ति स्थापना कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम को लेकर हरिद्वार में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस दौरान पूर्व राष्ट्रपति ने कहा कि आध्यात्मिक नगरी हरिद्वार आकर उन्हें हमेशा बहुत अच्छा महसूस होता है। उन्होंने बताया कि वो समय समय पर साधु संतों से मिलने और आध्यात्मिक शांति के लिए हरिद्वार आते रहते हैं। उन्होंने कहा है कि हरिद्वार की आध्यात्मिक ऊर्जा उन्हें आत्मिक शांति देती है। इस दौरान उन्होंने साधु संतों से मुलाकात की और आशीर्वाद प्राप्त किया। आपको बता दें कि आज से 3 दिवसीय समाधि मंदिर मूर्ति स्थापना कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है। इस कार्यक्रम में देश की कई बड़ी राजनीतिक और आध्यात्मिक हस्तियां भी शामिल होंगी। इस कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने इस अवसर पर मुझे आमंत्रित किया। सचमुच हरिद्वार को मैं अध्यात्म का द्वार मानता हूँ और इसीलिए जब इच्छा होती है जानकर अथवा कोई कार्यक्रम बन जाए, और इसे मैं सौभाग्य इसलिए मानता हूँ कि जो मन में होता है, इच्छा यहाँ बार बार आने की होती है, तो उसके महाराज जी निमित्त बन जाते। खबर मुनि की रेती से है, जहां पर मुनि की रेती नगर पालिका में टेंडर प्रक्रिया को लेकर सियासत गर्मा गई है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने नगर पालिका प्रशासन पर पक्षपात और परिवारवाद के गंभीर आरोप लगाए हैं। इसको लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नगर पालिका कार्यालय परिसर में प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की है। ये प्रदर्शन इंडियन यूथ कांग्रेस के प्रदेश महासचिव अंशुल रावत के नेतृत्व में किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि नगर पालिका ने बीते 1 साल में केवल 2 टेंडर किए और दोनों में ही पक्षपात किया गया। अंशुल रावत ने आरोप लगाया है कि पहला टेंडर पार्किंग को लेकर था। तकनीकी समिति से 2 टेंडर पास होने के बाद भी पालिका अध्यक्ष ने अपनी पसंदीदा व्यक्ति का टेंडर पास न होने पर पूरी निविदा को समाप्त कर दिया। पूछने पर इसे अपने विवेक का अधिकार बताया गया। उन्होंने कहा है कि इसी तरह जनवरी 2026 में निर्माण कार्य के टेंडर में भी अपने पसंदीदा ठेकेदार को फायदा पहुंचाया गया। इस पूरे मामले की शिकायत जिलाधिकारी को भेजने की तैयारी की जा रही है। वहीं कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि अगर पक्षपात बंद नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। वहीं अधिशासी अधिकारी अंकिता जोशी ने साफ तौर पर अंकित जोशी ने सभी आरोपों को गलत बताया और कहा है कि सभी काम नियमों के अनुसार हो। आगे बढ़ेंगे। अब खबर ऋषिकेश से है, जहां पर खेल प्रेमियों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। ऋषिकेश बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस एसोसिएशन की ओर से 7 और 8 फरवरी को 2 दिवसीय बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। 7 फरवरी को पावर लिफ्टिंग और आर्म रेसलिंग प्रतियोगिता होगी। वहीं 8 फरवरी को उत्तराखंड की सबसे बड़ी बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। बता दें कि यह प्रतियोगिता हरिद्वार रोड स्थित आशीर्वाद वाटिका में होगी। इस प्रतियोगिता में देश भर से बड़े और नामी खिलाड़ी हिस्सा लेने के लिए ऋषिकेश पहुंचेंगे। इस प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य युवाओं को खेलों के प्रति जागरूक करना और उन्हें नशे से दूर रखना। इस संबंध में संगठन के पदाधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी है। संगठन के अध्यक्ष विवेक तिवारी ने बताया कि हर साल इस प्रतियोगिता का आयोजन युवाओं को फिटनेस की ओर प्रेरित करने के लिए किया जाता है। उन्होंने बताया कि इस बार मिस्टर हिमालय का खिताब जीतने वाले खिलाड़ी को 61,000 रुपए की इनामी राशि दी जाएगी। इसके अलावा विजेताओं को भी अलग अलग इनाम देकर सम्मानित किया जाएगा। वहीं आयोजकों को उम्मीद है कि ये प्रतियोगिता युवाओं को स्वस्थ जीवन की ओर आगे बढ़ने के लिए भी प्रेरित करेगी। ऋषिकेश बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन नॉर्थ इंडिया लेवल की एक बड़ी प्रतियोगिता कराने जा रही है। हर वर्ष ये होती है, इस बार 9वीं बार होने जा रही है और ये इस बार ऋषिकेश में आशीर्वाद वाटिका में कराई जाएगी और बहुत ही भव्य प्रतियोगिता कराई जाएगी। इसमें कई वेट कैटेगरी में बॉडी बिल्डिंग की प्रतियोगिता कराई जाएगी, जिसमें मिस्टर उत्तराखंड, मिस्टर जूनियर उत्तराखंड, मिस्टर हिमालय, मिस्टर ऋषिकेश, मिस्टर मैन फिजिक, इसमें प्रतियोगिता वुमेन बॉडी बिल्डर भी चुनी जाएगी और साथ के साथ आर्म रेसलिंग और पावर लिफ्टिंग की प्रतियोगिता कराई जाएगी। वेट कैटेगरी में होगी, ये अलग एज ग्रुप में होगी प्रतियोगिता। और सबसे बड़ी बात है कि इस बार जो मिस्टर हिमालय के लिए कैश प्राइस मनी रखी हुई है 61,000 रुपए रखी गई है। खबर नैनीताल से है, जहां पर भीमताल क्षेत्र से एक बार फिर से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। भीमताल के जूना स्ट्रीट इलाके में गुलदार के हमले से 60 साल की महिला गंगा देवी की मौत हो गई।
बताया जा रहा है कि गंगा देवी बीते शाम अपने घर के पास पशुओं के लिए चारा लाने गई थी और इसी दौरान घात लगाए बैठे गुलदार ने उन पर हमला कर दिया। देर शाम तक जब वो घर नहीं लौटी तो परिजनों और ग्रामीणों ने उनकी तलाश शुरू की। आज सुबह गांव से करीब 1 किलोमीटर दूर जंगल के पास महिला का शव मिला। इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों में डर और गुस्सा दोनों देखने को मिल रहा है। ग्रामीणों ने वन विभाग से गुलदार को जल्द पकड़ने की मांग की है। लोगों का कहना है कि लगातार हो रहे हमलों से जान का खतरा बना हुआ है। आपको बता दें कि इससे पहले धारी ब्लॉक में भी गुलदार 3 महिलाओं को अपना शिकार बना चुका है। अब भीमताल ब्लॉक में हुई इस घटना से चिंता और ज्यादा बढ़ गई है। पिछले साल भी भीमताल क्षेत्र में बाघ और गुलदार के हमलों में 5 लोगों की जान जा चुकी है। हालांकि वन विभाग का कहना है कि गुलदार को पकड़ने के लिए टीम लगाई गई है और कार्रवाई लगातार की जा रही है। एक युवा व्यापारी हैं ललित, इनकी माताजी थी जो कल घास के लिए गई हुई थी और हमेशा जाती थी, और इनको कल मौके से बाघ ने मार दिया है और इनकी बॉडी आज बरामद हुई है। और मैं सभी क्षेत्रवासियों को कहूँगा जो भी जंगल महिलाएं जाती हैं वो सिंगल में ना जाएं और झुंड के साथ जंगलों में जाएं और इनके परिवार को सही मुआवजा मिले। अभी एग्जैक्टली ऐसा कहा जाना तो सही नहीं है, वैसे वन्य जीव का ही लग रहा है। और ये जो है कल 11 बजे से, जैसा मुझे पता चला कि 11 बजे से घास काटने के लिए गई हुई थी। अमूमन ये 1 बजे तक वापस आ जाती थी। इनके पुत्र द्वारा हमको कल 4:45 बजे या 5 बजे के आसपास संपर्क किया गया कि माताजी लौटी नहीं है। तो मेरे द्वारा उनको ये बताया गया कि आप एक बार पुलिस में भी गुमशुदगी दर्ज करवा दीजिए। देखिए, विधानसभा भीमताल में ये चौथी घटना है और चारों बार महिलाओं को ही अपना निवाला बनाया है, चाहे लेपर्ड हो चाहे बाघ हो। बड़े दुख की बात है कि एक और हम लोग पलायन कर रहे हैं, और जो लोग रुक रहे हैं उनको कभी जंगली जानवर मार रहे हैं, कभी बंदरों का नुकसान हो रहा, कभी अन्य जानवरों का नुकसान हो रहा। निश्चित रूप से ये बड़ी आगे बढ़ेंगे। कोटद्वार के डिग्री कॉलेज रोड पर आज एक वैगनार कार में अचानक आग लग गई। सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस और फायर सर्विस तुरंत मौके पर पहुंची। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। हादसे के समय कार का चालक कार में मौजूद था, लेकिन वो सुरक्षित रहा और किसी तरह की कोई चोट नहीं आई। फायर सर्विस ने समय रहते आग पर काबू पाया, जिससे बड़े नुकसान से बचा जा सका। स्थानीय लोग और राहगीरों ने भी फायर सर्विस की कार्रवाई में मदद की। अधिकारियों ने कहा है कि घटना में कोई भी जनहानि नहीं हुई और वाहन में लगी आग के कारण केवल कार को नुकसान हुआ है। पुलिस ने इस घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि सभी सुरक्षा नियमों का पालन करते हुए जांच की जा रही है। तो सोमवार का मौसम पूरी तरह से सूखा रहा, यानी कि बारिश नहीं हुई, लेकिन मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आज से मौसम में बदलाव आने की संभावना है। विभाग की माने तो पहाड़ी जिलों में हल्की बारिश हो सकती है और 2800 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होने की संभावना है। वहीं मैदानी जिलों में कोहरा छाने के आसार हैं, जो सड़क और यातायात के लिए मुश्किलें पैदा कर सकती है। देहरादून, पौड़ी और नैनीताल में येलो अलर्ट जारी किया गया है। विभाग ने गर्जन, आकाशीय बिजली और तेज हवाओं के लिए भी लोगों को सावधान रहने की सलाह दी। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले कुछ दिनों में तापमान में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। पहाड़ी क्षेत्रों में हल्की बारिश और बर्फबारी के साथ ही मैदानी इलाकों में कोहरा छाए रहने की संभावना बनी हुई है। ऐसे में लोगों को बाहर निकलते समय सतर्क रहने और मौसम की जानकारी पर नजर रखने की सलाह दी गई। खासकर सड़क मार्गों पर यात्रा करने वालों को कोहरे और खराब मौसम के दौरान अधिक ध्यान देने की जरूरत है। ऋषिकेश से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कोयला घाटी क्षेत्र में 2 फरवरी की रात एक युवक की बेरहमी से पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में कुछ लोग युवक को बारी बारी से पीटते हुए नजर आ रहे हैं। घटना के पीछे किसी विवाद की वजह भी स्पष्ट नहीं हुई, लेकिन हालांकि सोशल मीडिया पर लोग हमलावरों के खिलाफ कड़ी कानून कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वीडियो में दिख रहा है कि युवक को इतना पीटा गया है कि वो सड़क पर अचेत हो गया। एक हमलावर ने युवक को सड़क पर लेटाकर गला दबाया और बाद में उसके गले पर पैर तक रख दिया। हैरानी की बात यह है कि घटना के दौरान मौके पर मौजूद कुछ लोग सिर्फ तमाशबीन बने रहे और कुछ ने इस पूरी घटना को अपने मोबाइल फोन में कैद कर लिया। यहां तक कि एक होमगार्ड भी यहां पर चुप खड़ा रहा। शायद इसी वजह से हमलावर बेखौफ होकर युवक को पीटते रहे और फिर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने बताया कि हमलावर दूसरे राज्य के रहने वाले बताए जा रहे हैं और उनकी तलाश की जा रही है।
अल्मोड़ा जिले के विकास खंड सल्ट अंतर्गत मरचूला भेड़खाल मोटर मार्ग पर दुर्घटना संभावित स्थानों पर सुरक्षा इंतजाम न होने से ग्रामीणों में भारी रोष है। संभावित स्थान पर पेटाफिट और क्रैश बैरियर न लगाए जाने पर इस कारण कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। ग्रामीणों का कहना है कि प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग द्वारा कुछ स्थानों पर पेटाफिट और क्रैश बैरियर लगाए गए हैं, लेकिन जिन स्थानों को पहले से ही दुर्घटना संभावित स्थान है वहां पर अब तक कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं की गई है। ग्राम प्रधान कूपी अंकित सिंह ने बताया है कि बीते वर्ष ही विभाग को कई बार अवगत कराया गया था, उसके बावजूद इसके आज तक दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में पेटाफिट और क्रैश बैरियर नहीं लगाए गए। उन्होंने कहा है कि ये लापरवाही किसी बड़े हादसे को दावत देने जैसी है। गौरतलब है कि वर्ष 2024 में मरचूला क्षेत्र में हुए भीषण सड़क हादसे में कई लोगों की जान चली गई थी। उस हादसे के बाद भी लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़क सुरक्षा को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। इससे ग्रामीणों में विभाग मरचूला के पास एक घटना हुई थी, विभाग द्वारा उसके बाद यहाँ पे डिवाइडर साइड और पिलर का कार्य किया गया था, लेकिन उन जगहों पे किया नहीं जहाँ पे दुर्घटना होने की संभावना है। ऐसी जगहों पे करा जहाँ पे उन्हें लगता है कि यहाँ पे कार्य हो सकता है और यहाँ पे सामने ही कोई घटना हो सकती है और बड़ी जनहानि हो सकती है। विभाग द्वारा मैं ये बोल रहे हैं विभाग यहाँ पे हम लगाएंगे डिवाइडर, क्योंकि कुछ टाइम पहले यहाँ पे डिवाइडर लगे थे, उसके बाद यहाँ पे दिखे नहीं, शायद गिर गए हो या कुछ, लेकिन अभी वो कह रहे हैं ठीक है हम लगाते हैं। हाँ कह रहे हैं, अभी तो देखते हैं, लगता है नहीं लगेगा। देहरादून जिले में महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग के इसकी रोकथाम और समय पर जांच के लिए इसकी पूरी तैयारी की है। विभाग ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से लेकर बड़े अस्पतालों तक जांच और इलाज की एक मजबूत व्यवस्था बनाई। देहरादून के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा ने बताया कि सर्वाइकल कैंसर महिलाओं में एक गंभीर बीमारी है, लेकिन अगर समय पर जाँच हो जाए तो इसे काफी हद तक रोका जा सकता है। उन्होंने कहा कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर महिलाओं की जांच की जा रही है। इसके लिए जरूरी जांच किट और सुविधाएं पहले से ही मौजूद है। जिन महिलाओं में बीमारी के लक्षण या फिर शक पाया जाता है उन्हें आगे की जांच और इलाज के लिए जिला अस्पताल या फिर मेडिकल कॉलेज भेजा जाता है। ये व्यवस्था पहले से ही अच्छे तरीके से काम कर रही है। सीएमओ ने बताया कि अब सरकार की ओर से HPV वैक्सीन भी लगाई जाएगी, जिससे भविष्य में सर्वाइकल कैंसर से बचाव हो सकेगा। ये वैक्सीन 14 से 15 साल की बच्चियों को एक ही डोज में दी जाएगी। देहरादून जिले में करीब 22,000 किशोरियां इस अभियान में शामिल होंगी। देखिए, जहाँ से सर्वाइकल कैंसर की बात करें, आप ठीक कह रहे हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट ये एक कारण है महिलाओं की मृत्यु का, जो सर्वाइकल कैंसर है। और पहले से ही हम आयुष्मान आरोग्य मंदिर के लेवल पे अगर हम बात करें, CHO लेवल पे बात करें, तो हमारा जो है स्क्रीनिंग के जो टूल्स हैं हम उनको उपलब्ध कराए हुए हैं। सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग वो कर सकें, सिम्टोमेटिकली भी, और VI किट भी उनको उपलब्ध कराई गई है ताकि वो उसको स्क्रीन कर सकें। और जो सस्पेक्टेड केसेस हैं उनको हायर एग्जामिनेशन के लिए वो फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में या मेडिकल कॉलेज में उसको रेफर करें। तो ये हमारा पहले से सिस्टम चल रहा है सिम्टोमेटिकली स्क्रीनिंग का, और VI किट के माध्यम से जो स्क्रीनिंग का है वो सिस्टम पहले से चल रहा है। ऋषिकेश में शिवाजी नगर, मीरा नगर और बापू ग्राम मनसा देवी के हजारों लोग अपने घर और जमीन बचाने के लिए सड़क पर उतर आए। लोग बापू ग्राम बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले एक बड़ी रैली निकाल रहे थे। इस रैली में लगभग 15,000 लोग शामिल हुए और एकता दिखाकर सरकार को अपना संदेश दिया। लोगों ने मांग की है कि वन भूमि प्रकरण में डिफॉरेस्ट का प्रस्ताव पास करके केंद्र सरकार को भेजा जाए या फिर इस इलाके को राजस्व ग्राम घोषित किया जाए। रैली करीब 1.5 किलोमीटर लंबी थी और 8 किलोमीटर की दूरी तय करके तहसील परिसर पहुंचे, जहां पर SDM को ज्ञापन सौंपा गया। लोगों ने जोर देकर कहा कि वो अपने घर उजड़ने से बचाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हैं, लेकिन सरकार को जनता के हित में फैसला लेना चाहिए। वो कोई भीख नहीं मांग रहे बल्कि अपना हक चाहते हैं। उन्होंने बताया कि इस इलाके में सरकार की करोड़ों की योजनाएं पहले से ही लागू है। तो ये लंबी रैली आप देख सकते हैं, ऋषिकेश की रैली है जो कि 1.5 किलोमीटर लंबी थी और 8 किलोमीटर की दूरी इस रैली ने सफर की। इनका साफ तौर पर कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का
जो आदेश है उसका सम्मान करती हैं, लेकिन उसके बावजूद इनका कहना है कि लोगों के हित का ध्यान, लोगों के साथ गलत ना हो, इसका ध्यान भी यहाँ पर सरकार को, प्रशासन को रखना चाहिए। सरकार से जमीन बचाने की अपील को लेकर के हाथों में तख्तियां लेकर ये 1.5 किलोमीटर लंबी रैली लोगों की तरफ से निकाली गई। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये लंबी रैली है जिसमें 15,000 लोग लगभग यहां पर पहुंचे हुए थे। सरकार को इतिहास से सीखना पड़ेगा, क्योंकि जब भी रोजी रोटी और मकान की लड़ाई हुई है और तानाशाही के विरुद्ध भी है, तो एक नई क्रांति का उदय हुआ है। तो ये क्रांति की शुरुआत है। अगर सरकार नहीं चलती है तो ये सरकार के लिए बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश से? मैं समझता हूँ कि कम से कम 1 लाख लोग सुप्रीम कोर्ट के आदेश से प्रभावित है, और इसलिए आज कम से कम 25,000 30,000 लोग आज यहाँ पे जमीन पर, सड़क पर उतर चुके हैं। क्या मांग हो रही है यहाँ पर? हमारी एक मांग है कि या तो राजस्व ग्राम घोषित किया जाए, राजस्व ग्राम घोषित किया जाए इसको, और जो इनकी जंगल जमीन है। उत्तराखंड की सियासत एक बार फिर से गर्म हो चुकी है। कांग्रेस ने धामी सरकार पर कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए बड़ा हमला किया। विकासनगर के एक निजी होटल में प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इसमें कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और चुनाव संचालन समिति के अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने प्रदेश सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया और 16 फरवरी को राजभवन घेराव करने का ऐलान किया। प्रीतम सिंह ने कहा कि उत्तराखंड में कानून व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ चुकी है, भ्रष्टाचार अपने चरम पर है और खनन माफिया बेलगाम है। उन्होंने बताया कि नियमों की खुलेआम अवहेलना हो रही है, लेकिन सरकार देखती रही। कांग्रेस के इस ऐलान के बाद प्रदेश में राजनीति में हलचल तेज हो गई और अब यह देखना होगा कि सरकार कांग्रेस के आरोपों का क्या जवाब देती है और राजभवन घेराव के मुद्दे पर आगे क्या होता है। तो कानून व्यवस्था पर साफ तौर पर उत्तराखंड में सवाल उठाए गए हैं। भ्रष्टाचार को लेकर के लगातार ये हमला धामी सरकार पर किया जा रहा है। आज की जो प्रेस वार्ता यहाँ आउट की गई है उसमें बड़ा स्पष्ट है कि जो सरकार इस राज्य के अंदर है वो सरकार लगातार जन विरोधी निर्णय लेने का काम कर रही है। हालात बद से बदतर है, कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है, भ्रष्टाचार अपने चरम पर है, किसान सड़क पर है, नौजवान सड़क पर है, खनन माफिया, शराब माफिया, भू माफिया सरकार को संचालित करने का काम कर रहा है। ये देवभूमि है, इसमें किसान आत्महत्या करने का काम कर रहा है। यहाँ की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है और सत्ता में बैठे हुए लोग जब जब चुनाव आता है तब तक जो है इस देश और प्रदेश की संप्रदाय सौहार्द को जो है समाप्त करने का प्रयास करते हैं। और कांग्रेस ने सरकार के जनविरोधी जो निर्णय है उनके खिलाफ 16 फरवरी को जो है देहरादून के अंदर राज्यपाल आवास कूच करने का निर्णय लिया है। इसी परिप्रेक्ष्य में प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर आयोजित की गई। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहें देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।